हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वेस्ट एशिया की बिल्कुल ताजा खबरें हर दिन रेफरेंसेस के साथ पहुंचा रहा है और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें भी कराई जा रही हैं ताकि आप बराह रास्त सुन सकें कि असल ग्राउंड रियलिटी क्या है। और जो ये वेस्टर्न मीडिया और हमारे यहाँ का गोदी मीडिया जो कुछ हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है उससे बिल्कुल अलग दुनिया है। आप में से कई लोगों ने मुझे याद दिलाया कि तेहरान से अहमद अब्बास साहब से बात की जाए और मैं भी चाहता था, उनसे हमने वक्त लिया है। आज हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। आज जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो सीधा सीधा ये समझना है कि जून की 12 दिन की जंग के बाद जिसके शुरुआती मरहले में ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई साइंसदान, कई फौजी सरबराह, लेकिन जंग का आखिर जो हुआ वो आखिरी थप्पड़, आखिरी हमला ईरान ने किया, इजराइल पर भी और अमेरिका पर भी। उसके बाद हमने अहमद अब्बास साहब से कई बार बात की है और उन्होंने बहुत ही रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स की बुनियाद पर ईरान की ताकत को मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ चीजों के बारे में, मसलन ड्रोन की क्या ताकत है, एयर डिफेंस सिस्टम की क्या ताकत है, उनके रॉकेट्स कैसे हैं, उस पर हमारी अब तक बात हुई है। मिसाइल्स कैसी हैं। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अहमद अब्बास साहब से कि अगर अब जंग हो जाए तो ईरान की कैसी तैयारी है। क्योंकि ईरान भी इस बात को कई बार कह चुका है कि बहुत मुमकिन है कि जंग शुरू हो। ईरान यह भी कह चुका है कि अगर जंग शुरू हुई तो इस बार कोई रेड लाइन नहीं होगी और यह आखिरी जंग होगी, यानी इजराइल के खात्मे वाली जंग होगी। मैं अभी एक किसी अमेरिकन एक्सपर्ट का एक जुमला मैंने पढ़ा, जिसको मैंने सर्च किया उनके एक्स पर, तो उन्होंने ये लिखा है, एल्किंस्टीन उनका सरनेम है, नॉर्मन नॉर्मल फिंकलस्टीन। उन्होंने ये कहा कि अब इजरायलियों को सिर्फ एक हक बाकी है कि वो अपना बैग पैक करें और फिलिस्तीन से वापस चले जाएं। क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप तेहरान में हैं, आप IRIB से मुताल्लिक एक जो रेडियो हिंदी है उसमें एक सीनियर पोजीशन में हैं और 25 साल से ईरान में रह रहे हैं। आपने इस्लामी इनकलाब को बिल्कुल नजदीक तरीन होकर के देखा है। आप रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर भी आते जाते हैं, कुछ चीजें उनकी समझते हैं, बहुत बार आप उनसे मिले हैं। क्या कुछ ईरान की तैयारी है अगर अब जंग हो जाए? मैं ये समझना चाहता हूं कि जून में और अब हम सितंबर के आखिरी मरहले में हैं, अब तैयारी कैसी है? जी शुक्रिया काजिम साहब, प्रोग्राम में दावत देने के लिए। ये 12 रोजा जंग जो हुई जून के महीने में, 13 जून को अटैक किया इसराइल ने, उसके बाद से जो जंग चली 12 दिन की, वो ईरान के लिए जाहिर ईरान को उसमें नुकसान पहुंचा, मगर उसके जवाब में इसराइल को ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया वो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल इशू है कि वो नुकसान इस तरह का है कि जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसराइल कितना कमजोर है, उसका वजूद, उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, वो हिल गया। 12 रोजा जंग में ईरान के अंदर जो डिबेट है वो ये है कि हमने एक तो अच्छे से ये स्टडी किया कि हमारा जो अब तक की हमारी तैयारी थी वो उसमें हमारे कौन से काम ज्यादा मजबूती के साथ अंजाम पाए थे और हमारी मजबूती कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर हमें अभी इम्प्रूव करने की जरूरत, हमारी कमजोरियां कहाँ कहाँ पर हैं। ये चीजें ईरान में एक गुफ्तगू में बार बार सुनने में आ रही है कि ये अच्छा हुआ कि इस तरह से हमें अपने आप को टेस्ट करने का मौका भी मिल गया। तो हमने देखा कि किस तरह से हमें कमजोरियों को दूर करना है। तो एक चीज तो ये नजर आई कि ईरान की जो तैयारियां थी इस जंग से पहले तक, उसमें ज्यादा तवज्जो
ऐसे तो पूरे मुल्क को डिफेंस के लिए तैयार किया गया था, हर हिस्से को, लेकिन ज्यादा जो जोर था वो ईरान का जो मगरबी बॉर्डर है उस पे ज्यादा जोर था। वहां ज्यादा बड़ी तैयारियां की गई थी कि जंग अगर होती है तो किस तरह से निपटा जाएगा। अब एक सोच ये नजर आ रही है कि इसी तरह की जंग, चूंकि अब वक्त बदल चुका है, इसी तरह की तैयारी हमें हर इलाके में रखनी है। और हर इलाके में बल्कि थी ही, मगर उसको ये है कि अब और हमें बड़े पैमाने पर और ज्यादा मजबूत हमें वहां पे करना है। भले से हमको ना ये महसूस होता है कि नहीं इधर से हमें कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन हमें उस जगह को भी मजबूत करना है और हर जगह हमारी तैयारी यकसां रहनी चाहिए। एक फिक्री सतह पर एक बात ये हुई, वो जो मिसाइल सिटी और ड्रोन सिटी जो बनाए हुए हैं ईरान ने, तो ये कि सिर्फ मगरिबी बॉर्डर के आसपास नहीं बल्कि बाकी जगहों पर भी हमें इसी तरह से बना के रखना है। एक सोच हमें ये नजर आई। दूसरी चीज हमें ये नजर आई कि जो मिसाइल अटैक ईरान ने किए उसके बारे में एकदम मुत्तफका राय यह है कि ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत थी कि मिसाइल के जरिए ईरान ने दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया और डिटरेंस भी ईजाद किया। डिटरेंस ईजाद किया का मतलब यह है कि दुश्मन डर गया कि अगर हम हमला करेंगे, बड़ा हमला करेंगे, तो इजराइल ईरान उसके जवाब में और ज्यादा बड़ा हमला करेगा। इन्होंने रेशो ये रखा था कि अगर इसराइल हमारी एक जगह को हिट करता है तो उसका कम से कम 6 गुना नुकसान हम उसे पहुंचाएंगे। ऐसा हमला करेंगे कि उसका नुकसान कम से कम 6 गुना रहे। और इससे एक डिटरेंस ये हो गया कि इजराइल को भी लगा कि अच्छा, इतना नुकसान हम सहने की पोजीशन में हैं या नहीं है, इसलिए उसने अब बहुत सारे अपने हमले रोके और जो यानी डर गए, खौफ उस पर तारी हुआ। एक चीज ये नजर आई कि हमें अब इसके बाद जब मिसाइल की ताकत इस तरह से साबित हुई तो अब ये हुआ कि हमें इस मिसाइल की ताकत को और बढ़ाना है, रेंज भी बढ़ानी है। रेंज क्यों बढ़ानी है वो अब उसका डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वरना ईरान इससे पहले तक ईरान ने अपनी रेंज मिसाइलों की 2000 किलोमीटर तक रखी थी। बीच में फिर ये हुआ था जब वो गार्सिया डियागो आइलैंड पर अमेरिका ने अपने तैयारे वगैरह जमा करना शुरू कर दिए थे, तो उस वक्त ईरान ने चंद दिन के अंदर अपने मिसाइल की रेंज 3500 कर दी थी ताकि उसको हिट कर सके अगर जरूरत पड़े तो। अमेरिका उस जमाने में इस तरह के इशारे दे रहा था कि वो जंग हमले कर सकता है ईरान पर, तो उसमें यह था कि उस आइलैंड को इस्तेमाल करेगा, तो ईरान ने उस वक्त बढ़ा दिया था। अभी एक 18 सितंबर को ईरान ने एक मिसाइल का टेस्ट किया और इत्तेफाक से शाम का टाइम था, मैं ऑफिस से घर के लिए घर आ गया था, घर पहुंच गया, गाड़ी से नीचे उतरा तो मुझे आसमान पे एक जो धुएं का बादल जैसी चीज नजर आई और उससे लगा कि ईरान ने कोई टेस्ट किया है। उसका ज्यादा उसके बारे में बात तो नहीं हुई कि ये किस तरह, ये तो क्लियर होगा कि ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया है, लेकिन कैसा मिसाइल था इसका क्लियर नहीं बहुत ज्यादा हो सका। कुछ बयान हल्के फुल्के ही आए हैं, इक्का दुक्का मैंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बयान सुना मोहसिन जंगनी का कि ये आईसीबीएम था, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था, 13,000 किलोमीटर की रेंज। अब इस पे ईरान बहुत वाजह तौर पर ये, अब ये तो जाहिर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन जो एरोस्पेस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी इसके बारे में क्लियर बयान नहीं आया। तो एक चीज ये भी देखने में आ रही है काजिम साहब कि अब जो तैयारी है ईरान की उसमें बहुत सारी चीजें ये हैं कि उसको उसकी मालूमात इत्तलात को खुफिया रखा जा रहा है कि जंग होने पर वो दुश्मन को सरप्राइज कर दे, चूंकि सरप्राइज वाला फैक्टर भी जंग में एक बड़ा अहम रोल रखता है। ये चीज बड़ी अहम है। अगर ये आईसीबीएम का टेस्ट था तो ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान ने रेंज बढ़ाने का फैसला किया। रेंज बढ़ाने का फैसले का मसला ये है कि जब 12 रोजा जंग हो रही थी उस दौरान कुछ मुल्कों ने जो इजरायली जेट्स को सपोर्ट किया, रिफ्यूलिंग की, उनमें एक जहाज जो है वो जर्मनी का भी, जिसने अपनी आइडेंटिटी गलती से डिस्क्लोज कर दी थी और वो पता चला कि वो भी रिफ्यूल कर रहा था। तो यूरोपियन कंट्रीज भी पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब ये मेरा पर्सनल जाती तौर पर मुझे ये लगता है कि शायद ये यूरोपियंस के लिए पैगाम हो कि हम ईरान ने इसीलिए महदूद रखी थी रेंज कि यूरोपियंस इस पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो। तो अब ये अगर रेंज बढ़ाई है तो शायद उनको एक मैसेज भी हो कि भाई आप इस तरह के जंग में बीच में कूदने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह की तैयारियां हमें नजर आ रही हैं,
मिसाइल की सतह पर और बाकी जो स्ट्रेटेजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफेंस का उसको अलग नहज पर आगे बढ़ाना है, ये तैयारी इसके बारे में मालूमात कुछ नजर आ रही हैं। अच्छा, अभी मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में देख रहा था कि एक मजमून लिखा है, एवरी नेशन वांट्स टू कॉपी ईरान डेडली शाहिद ड्रोन, यानी खतरनाक ईरान के शाहिद ड्रोन की पूरी दुनिया के मुल्क कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ट्रंप ने पिछले दिनों अपने कुछ डिफेंस के लोगों से कहा कि ईरान जैसे कुछ सस्ते मिसाइल बनाओ, और उन्होंने फिर महंगे बना के लाए। उन्होंने कहा ना ना ना, ये नहीं चाहिए, सस्ता वाला चाहिए जैसे ईरान बनाता और बहुत इफेक्टिव हो। तो ये शाहिद ड्रोन जिसके बारे में वेस्टर्न मीडिया इस तरह से देख रहा है कि पूरी दुनिया उसे कॉपी करना चाह रही है, वो आखिर क्या है, उसकी थोड़ी सी तफसील बताइए। और कुछ नए हथियार जो और भी आए हों इस दौरान जिनके बारे में बताया गया हो, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए ताकि लोगों को अंदाज हो। शाहिद ड्रोन काज़मी साहब एक रेवोल्यूशन है ड्रोन के दुनिया में, ये कहा जाता है इसको। इसमें 50 किलो का एक वो विस्फोटक इस पे रखते हैं, 50 किलो का वजन लेके जाता है। एक वॉरहेड तो नहीं रहता, वो जाहिर ये मिसाइल से अलग वो है, लेकिन इसमें 50 किलो मादा रहता है, एक्सप्लोजिव मादा रहता है। और ये इसमें इतनी ताकत है कि एक बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। और खूबी ये है कि बहुत नजदीक फासले से आप इसे फायर कर सकते हैं, बहुत नजदीक फासले से, कि फिर वो राडार के उसमें रेंज में भी नहीं आता है। और उसके अलावा जो इसपे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो इसमें यूज किए गए हैं वो बहुत मदद करते हैं टारगेट को पहचानने और बिल्कुल सही तरीके से उसको निशाना बनाने में। शाहिद ड्रोन के लिए यह है कि रशिया ने इसका बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया यूक्रेन जंग में। रशिया और ईरान के दरमियान चूंकि स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और जिसमें दिफाई ताउन भी शामिल है, तो वो लंबे अरसे से चला आ रहा है, यानी यूक्रेन जंग से और काफी पहले से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो यही ड्रोन जो है रशिया ने तैयार की और इसके जरिए उसने यूक्रेन के टैंक्स जो हैं, और यूक्रेन के टैंक्स नहीं बल्कि जो उसे जर्मनी से टैंक्स मिले हैं और अमेरिका से जो टैंक्स मिले हैं, उनको हिट करने में बड़ी मदद मिली है। बहुत कामयाबी के साथ उसने इन टैंक्स को तबाह किया है। ये बड़ी अहम बात थी। जैसे इससे पहले कॉर्नेट मिसाइल यूज किए जाते थे उसको हिट करने के लिए, लेकिन कॉर्नेट मिसाइल फायर करने के लिए ये होता था कि आप टैंक के करीब कहीं जाके छुपें और फिर वहां से फायर करें तो तब लगेगा, तो वो उसका मौका आपको नहीं मिलेगा उतने नजदीक जाके। अभी शाहिद ये रहता है कि आप काफी दूर बैठे हुए हैं और एक जगह से आपने इस ड्रोन को उड़ाया और उसने जाके हिट किया, और 50 किलो का जो वो है एक्सप्लोसिव, वो काफी बहुत ज्यादा होता है किसी भी टैंक को तबाह करने के लिए। तो जो टैंक यानी आर्टिलरी यूक्रेन की थी उसमें जो नाकाम हो गई और पूरी तरह से बेअसर हो गई रशिया के सामने, उसमें सबसे बड़ा रोल शाहिद ड्रोन का माना जाता है इस लिहाज से। और बल्कि यहां तक कहा जाने लगा, ये इतना ज्यादा इसको इफेक्टिव मानना जाने लगा है कि कह रहे हैं कि ये जैसे क्लाशनकोफ एक ड्रोन का क्लाशनकोफ है, जैसे क्लाशनकोफ सारी दुनिया में सारी फौजों के पास से यूज करती हैं, वैसे अब ये शाहिद ड्रोन होता जा रहा है कि सारे ममालिक इसको चाह रहे हैं कि उनके हाथ में रहे, चूंकि इसका बहुत ही इफेक्टिव हथियार है जंगों के दरमियान। क्या ईरान इसका जब बेचता है तो क्या इसकी टेक्नोलॉजी भी देता है रूस को जैसे दिया है? क्या टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ जाती है क्या? इसको मुश्तरका तौर पे बनाते हैं और टेक्नोलॉजी के बदले टेक्नोलॉजी देते हैं। जैसे अगर इन्होंने टेक्नोलॉजी शाहिद की अगर दी है तो उसके बदले कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजी उनसे भी हासिल की है, टेक्नोलॉजी के बदले में टेक्नोलॉजी। इस तरह से रशिया के साथ ताउन है ईरान का, और इसको ये बढ़ा रहे हैं, यानी ईरान इसको बढ़ा रहा है रशिया के साथ। और उससे अहम बात यह है कि ईरान चाइना के साथ इसी तरह के रिलेशंस को आगे बढ़ा रहा है ताकि अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें पूरा कर सके।
चाइना के साथ हमने जो देखा वो MQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ले आ रहा है। ये हमने कुछ MPs के बयान सुने हैं। इसमें भी कासिम साहब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डिफेंस से जुड़े जो अफराद हैं उनके बयान बहुत कम आ रहे हैं, नहीं आ के बराबर हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके बयान कभी कभी आ जाते हैं, तो उससे भी लग रहा है कि वो ये इस स्ट्रेटेजी को लेके चल रहे हैं कि बहुत चीजें सामने ना आए, वक्त पड़ने पर सामने आएंगी। उसमें MQ-9 सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, वो बताया गया है कि ईरान ने उसको हासिल किया है। कई उसकी बैटरीज ईरान को मिल चुकी हैं। उसके अलावा ईरान फाइटर जेट्स रशिया से ले रहा है। ये चीज दो तीन लोगों के बयान में हमें नजर आई। इवन जो 12 रोजा जंग थी उस दौरान भी ईरान के पास रशियन जेट्स थे, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि तादाद उनके भी कम थी। वो चीज यानी पूरी नहीं हो, प्रोजेक्ट वो मुकम्मल नहीं था, तो इसलिए उसको बीच में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं था। उसको भी इस्तेमाल हो सकता है कि आइंदा जंग में ईरान उसका इस्तेमाल करे। उस पर तैयारी बहुत ही इंटेंसिवली उस पर तैयारी चल रही है कि हमें इसको इस्तेमाल करना है अगली जंग में। अच्छा, कुछ हमारे देखने वाले हैं जो बहुत ही नजदीक से फोकस रह करके खबरों काजमी को। साहब, एक चीज हाँ, आपने ड्रोन के बारे में पूछा तो मैं एक चीज और बताऊंगा। जी अभी जी जी जी। बुध के हाँ। रोज एक अटैक यमन से हुआ इजराइल पर, ईलात पर हम्म एक हुआ, और उन्होंने हिट किया एक रेस्टोरेंट के करीब एक जगह थी, हम्म। उसको हिट किया जिसमें 27 इसराइली जख्मी हुए। हाँ। और ये ड्रोन अटैक, ये बड़ी अहम बात इसमें है, बहुत खास बात इसलिए है कि ड्रोन आमतौर पे उसकी स्पीड बहुत नहीं होती है। हम्म 180 से लेके 400 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, हम्म और 2000 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो इतने में बहुत मौका होता है एयर डिफेंस जो सिस्टम है कि वो उसको डिटेक्ट कर लें और बीच में कहीं उसे तबाह कर लें। तो एयर डिफेंस सिस्टम इसको देख नहीं पाए, और ये वहां इलाज तक पहुंच गया और इसने अपने टारगेट को हिट किया। और टारगेट के बारे में दो अहम बात थी। हम्म जिस टारगेट को हिट किया वो असल में एक फौजी ठिकाना था, और अहम फौजी खुफिया ठिकाना था, जो आबादी वाले इलाके में बनाया गया था कि पता ना चले, कवर्ड ठिकाना था। एक तो उसमें ये पता चला कि इनको उस ठिकाने की डिटेल पता है कि ये क्या है, तो उसने हम्म वहां उसको अटैक किया। दूसरी चीज, ये ड्रोन डिटेक्ट नहीं हो पाया, ये बड़ी खास बात थी। वजह हम्म यह है कि इजरायलीज ने जो एयर डिफेंस लेयर्स लगा रखी हैं, 4-5 लेयर्स जो हैं, उसमें उन्होंने हर ऊंचाई के वो हमलावर उसको मिसाइल या ड्रोन को डिटेक्ट करने का अपना इंतजाम कर रखा है। एक उनका ये था कि उन्होंने पहले काफी निचली रेंज के भी हमलावर मिसाइल और वो ड्रोन डिटेक्ट हो जाए, उसके लिए उन्होंने काफी निचली रेंज पे सेट किया था अपना एयर डिफेंस। मगर उस बीच में ये हुआ कि कभी कोई अगर वो बाज या चील भी अगर उड़ती हुई आ जाए, तो उसको ये डिटेक्ट करता था कि हमला हो गया है, तो हम्म उसमें एक अफरा तफरी मच जाती थी। तो उन्होंने इससे बचने के लिए इसकी रेंज और बढ़ा दी कि नहीं, इतनी निचली सतह पे नहीं, और इसके ऊपर उसको डिटेक्ट किया जाए। यमनियों ने क्या किया, इसी का फायदा उठाया। हम्म उन्होंने एक्चुअली उस ड्रोन को उड़ाया इस तरह से कि वो ऊपर नीचे और बड़े हिसाब से सेट किया कि इस जगह पर डिटेक्ट करता, वहां उन्होंने काफी नीचे उसको, उसकी परवाज काफी नीचे कर दी, और उसी जगह से, उसी स्पेस से उन्होंने दाखिल कर दिया उस शहर में, और ले जाके उसको हिट कर दिया, उस ठिकाने को। अब इस ड्रोन जब अंदर चला जाए तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एयर डिफेंस सारे के सारे बेकार हो गए उसके सामने, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम होती है, उसको पकड़ लेना, उसको पहचानना, डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है। तो ये हम्म यमनियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो यमनियों की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। एक बिल्कुल। हिस्से की कामयाबी एक्चुअली उसकी पूरे फ्रंट की कामयाबी है। तो कहीं ना कहीं ये ईरान के लिए भी ये तजर्बा, ईरान का भी तजर्बा है कि उनको अब अगर हमें ड्रोन से हिट करना है तो हम कैसे हिट करेंगे। ये देखिए,
मुझे अंदाज है कि इतने लंबे अरसे से यमन की घेराबंदी की हुई है, बहुत लोगों को ये अंदाज है, अटकल है या इल्जाम है कि ईरान इनको सारे हथियार मुहैया कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप ये बात कंफर्म कर सकेंगे या नहीं, लेकिन इतना तो मालूम है मुझे भी, मुख्तलिफ सोर्सेज से मैं बात करता हूं कि टेक्नोलॉजी ईरान से कम वहां पहुंच जाती है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं भी गलत हूं, आप क्या कुछ इस सिलसिले में बता पाएंगे? जी जी बिल्कुल, ये ईरान का ताउन है। ईरान बिल्कुल सपोर्ट करता है इन तंजीमों को, और ये जो फोर्सेस हैं ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। ईरान बेशक उनकी मदद करता है, और ये एक तरह से चैलेंज भी है वेस्टर्न पावर्स के लिए, जिन्होंने यमन की घेराबंदी कर रखी है कि वहां कोई चीज अंदर जा नहीं सकती है, वहां से कोई चीज बाहर आ नहीं सकती है। तो उनके लिए भी चैलेंज है कि ये इतनी घेराबंदी के बाद वहां पे चीजें जा रही हैं, बन रही हैं, उनकी ताकत अरे सब हम देख रहे घेराबंदी हैं कि घेरा मुस्तकिल बात। घेरा घेराबंदी करने वाले तो इसी बात से परेशान हैं कि इजराइल के पास दुनिया भर से हथियार आ रहे हैं, दुनिया देख रही है, लेकिन हमास के पास कहां से हथियार आ रहे हैं किसी को नहीं पता, कोई नहीं देख रहा कि कहां से आ रहे हैं, लेकिन वो जंग लड़ रहे हैं ना। तो ये घेराबंदी तो सब नाकाम की हुई है। हमने ये भी देखा है इस जंग के दौरान, एक दिन एक शख्स गाजा में नजर आता है, दूसरे दिन वो बेरूत में नजर आता है, इनको नहीं मालूम कि कैसे पहुंच जाते हैं। तो मैं चूंकि ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूं, तो ईरान का बॉर्डर, ईरान का समंदरी किनारा, उसके बाद ओमान, ओमान के बाद यमन, तो उस जोग्राफियाई हालात में कुछ भी मुमकिन है। और बहरहाल जब जंग होती है तो दुश्मन के सामने हर तरह से लड़ा जाता है। अच्छा, मैं एक सिज्जील के बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? सिज्जील के बारे में भी हमारे कुछ देखने वाले हैं जो बाकायदा सवाल करते हैं बराह रास्त, यानी हमारे जो देखने वाले हैं वो बहुत ही बारीकी से खबरों को न सिर्फ हमसे बल्कि मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूम करना चाहते हैं, और उनके अंदर जानने की दिलचस्पी है। सिज्जील के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? सिजिल सॉलिड फ्यूल का मिसाइल है, और इसमें ये तवानाई पाई जाती है कि इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है काफी ज्यादा। और सिजील से ही इसमें यह है कि एक तो इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है, दूसरे इसका वॉरहेड काफी बड़ा किया जा सकता है, इसमें ये पावर पाई जाती है। वॉरहेड, अब काजमी साहब, सिजील के साथ ही साथ कुछ और मिसाइल, जैसे जो खुर्रमशहर मिसाइल है, खुर्रमशहर मिसाइल 3 तक वो इसके बारे में बातें आ चुकी थी। अब ये पता चला है कि 5 तक ईरान ने बना लिया है, खुर्रमशहर 5 का मतलब ये है कि उसका डिस्ट्रक्शन पावर जो है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी रहेगा वो उसमें से कोई चीज भी सालिम नहीं रहेगी, महफूज नहीं, मतलब सही सलामत नहीं बचेगी। 5 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी नहीं बचेगा। 10 किलोमीटर के रेंज तक भी जो चीजें रहेंगी वो बहुत ज्यादा उस पर वो तबाही उसमें नजर आएगी, लेकिन 5 किलोमीटर की रेंज में कुछ नहीं बचेगा। वॉरहेड उसका काफी बड़ा है। सिजील के अंदर भी ये तवानाई है कि वो उसकी रेंज और अभी 2000 किलोमीटर है, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है सिर्फ उसके फ्यूल पे काम करके, और बाकी जो उस पर टेक्नोलॉजी और सेंसर्स वगैरह और बाकी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें लगते हैं उनकी मदद से रेंज और दूसरे डिस्ट्रक्टिव पावर उसकी बढ़ाई जा सकती है। एक चीज ये है, इसके अलावा वॉरहेड, इसमें इनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। ईरान के पास अब तक जो टेक्नोलॉजी थी वो 80 वॉरहेड की है, यानी एक वॉरहेड में एक्चुअली अपने टारगेट पे पहुंच के वो 80 वॉरहेड में बदल जाता है, और वो 80 के 80 वॉरहेड अपने टारगेट पर जाके सेट लगते हैं, यानी उनके 80 जो टारगेट सेट किए रहेंगे वो अपने हर वॉरहेड अपने टारगेट को जाके हिट करेगा। यूं ही ऐसे ही नहीं कि कोई कहीं भी गिर गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अपने टारगेट को निशाना बनाएगा। तो इस तरह की पावर है। असल में यह है कि अगर इसको इस्तेमाल इस तरह से करना चाहेगा ईरान कि हम एक बस्ती को हम तबाह करना चाहते हैं, अगर इस तरह का फैसला किया तो उस तरह के का हथियार है कि जिसमें ये पूरी एक बस्ती को काफी बड़े पैमाने पे तबाह कर दे, इस तरह का पावर है। ये जरूर है कि इसमें फैसले, अभी पॉलिटिकल इसमें फैसला है कि हमें कितना तबाह करना है, चूंकि आम तबाही के हथियार के जैसा हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें, तो वो लेकिन ये इम्कान देता है फैसला करने वाले को कि हम अपने डिस्ट्रक्शन का पैमाना कितना और दायरा कितना रखें। इस तरह का वो मिसाइल है, इस तरह की ताकत है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान के एरो स्पेस शोबे की।
यानी यानी जो सियासी लीडरशिप है, जो मजहबी लीडरशिप है, उनको ये फैसला करना है कि वो तबाही कितना चाहते हैं। मैं अब से पहले कई बार अपने दर्शकों को, नाजरीन को बता चुका हूं कि पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का अब तक इतना कत्लो गारतगरी गाजा में होने के बावजूद अब तक फोकस ये रहा है कि आम लोगों को ना मारा जाए, और हाँ, डराने का काम जरूर किया है ताकि लोग वहां से जिंदा निकल जाएं और पब्लिक कम से कम मारी जाए। अच्छा, ये तो फौजी तैयारी की बातें हुई, मैं समझता हूं काफी चीजें आपने बताई। अगर कुछ और बताना चाहें फिर आप बता सकते हैं, लेकिन मैं अब चलना चाहता हूं दूसरे रुख की तरफ, जो जंग की तैयारी का हिस्सा है। बीच बीच में खबर आई, एक तो उस 12 दिन की जंग में ये पता चला कि सैकड़ों और हजारों लोगों को पकड़ा गया ईरान में, जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, और अभी भी वो तादाद पब्लिक में शायद नहीं बताई जा रही है। बहुत से लोग मशकूक हैं, बहुत से लोग अंडर सर्विलेंस हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ये भी खबरें आती रही कि इजराइल के अंदर खुफिया सोर्सेज ईरान ने बहुत क्रिएट कर ली हैं। तो ये इसकी तफसील भी जाहिर है कौन बताएगा, कौन सरकार बताएगी। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, 180 से ज्यादा इजरायली साइंसदानों, न्यूक्लियर साइंसदानों और फौजी अफसरान की पर्सनल आइडेंटिटी, सारी इंफॉर्मेशन, वो कहां काम करते हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, क्या एड्रेस है, उनकी तस्वीरें, वो सब आपके यहां ईरान के नेशनल टेलीविजन पर दिखाई गई। वो क्या कुछ था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, हमारे पास अब वक्त जरा कम रह गया। काजिम साहब, ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर इजराइल में ये ईरान ने चूंकि कामयाबी हासिल की है तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि इजराइल का एक तो दावा बहुत यह है कि इंटेलिजेंस की दुनिया में वो बेताज बादशाह है सारी दुनिया में, और उसके दावे इस तरह के बहुत रहते हैं। दूसरी बात यह है कि इजराइल जिस तरह से वहां पर आबादी है, जिस तरह से लोग रहते हैं, तो वो एक आम कोई जैसे कोई मुल्क होता है, कहीं कोई बस्ती होती है, उसके बजाय आप उसे एक फौजी छावनी समझिए कि जो अफराद हैं वो इस तरह के फौज से जुड़े और इंटेलिजेंस से जुड़े, इस तरह की वो आबादी है। तो वहां पर वो अपने अफराद अंदर पहुंचाना और पेनिट्रेट करना और जासूसी करना काफी सख्त हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फौजियों से जुड़े और इस तरह के जुड़े खानदान है। आपने बजा फरमाया 189 साइंसदानों की तफसीलात उसमें हैं, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और जो फौजी एक्सपर्ट्स हैं उनकी तफसीलात हैं। बिल्कुल कुछ एक का तो मैंने देखा, तस्वीर भी मेरे जहन में इस वक्त है, इयाल और नहाल इस तरह का उसका नाम है। ये तफसीलात ईरान वहां से ले आया। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंदा डेमोना के अंदर जाके वीडियोग्राफी कर रहा है, और वो कैसे, वो सीक्रेट कैमरे के जरिए से वीडियोग्राफी, जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है इजराइल का, उसके अंदर जाके वो वीडियोग्राफी उसने की। और वो वीडियो इंटरनेट के जरिए नहीं भेजी गई, बल्कि वो इंस्ट्रूमेंट ईरान के पास पहुंच आया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि जब 12 दिन की जंग जिस वक्त चल रही थी, उस वक्त भी ईरान के अफराद इजराइल के अंदर मौजूद थे, काम कर रहे थे। कुछ लोग वो हैं जो जंग के बाद वापस आए हैं। ईरान ने जो पहला ऐलान किया है वो 8 जून को ऐलान किया कि ईरान को सीक्रेट्स बहुत सारे इजराइल के मिल गए हैं और हाथ में आ गए हैं। मगर इसके बाद एक अच्छा बड़ा हिस्सा उसके बाद, यानी 12 रोजा जंग के बाद हाल ही में ईरान को वापस मिला है, और वो अफराद भी सही सालिम वापस आ गए हैं जो इजराइल के अंदर काम कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात हुई। उसके अलावा ईरान ने यह भी ऐलान किया कि हमने इजरायलियों को इस्तेमाल किया, खुद इजरायलियों को कुछ को पैसे के बदले, यानी उनको पैसा दिया गया और खरीद के उनको जासूसी के लिए उनसे जासूसी करवाई गई। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने नेतन्याहू से नफरत की वजह से ईरान के लिए जासूसी करना कबूल कर लिया, चूंकि वो इतना ज्यादा मुतनफिर हो गए हैं। कुछ इस तरह की बातें। उसके अलावा एक तो ये था, दूसरी चीजें ईरान ने वो डिटेल्स निकालनी है कि कौन से यूरोपियन मुल्क और अमेरिका के कौन से लोग, अफराद, कौन से एक्सपर्ट्स इजराइल का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसमें साथ दे रहे हैं, उसमें ताउन दे चुके हैं या साथ दे रहे हैं। वो तफसीलात ईरान ने निकालनी है, और कुछ उसमें जारी भी कर दी, कुछ के नाम जारी कर दिए हैं कि किस तरह से ये यूरोपियन ममालिक इजराइल में
इजराइल के साथ, उसका हथियार बनवा रहे हैं, न्यूक्लियर बम उसके साथ बनाने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने जो चीजें निकाली उसमें एक चीज मजेदार आई, राफेल ग्रोसी की, जो आईएईए के डायरेक्टर जनरल हैं, कि उनके किस तरह से इजरायलियों से ताल्लुकात हैं, कैसी उनकी पर्सनल तस्वीरें हैं मनाहिम बेगिन के साथ, वो चीजें निकल के आ गई। और ये सारी चीजें, एक तो जहां न्यूक्लियर जो एक्टिविटीज है इजराइल की, उसके बारे में ईरान ने जहां ये दिखा दिया कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है, उसके साथ ही साथ ये भी हो गया कि इजराइल के अंदर जो सीक्रेट ठिकाने हैं उनका ईरान ने पूरी तरह से उनका पता लगा लिया। और 12 रोजा जंग में भी वो काम आया, इसलिए कि ईरान ने ऐसी जगहों को हिट किया कि जिनके बारे में कुछ यूरोपियन कंट्रीज को भी नहीं पता, जो इजराइल के एलाई हैं, कि यहाँ पर कोई ऐसा सीक्रेट ठिकाना है, मगर ईरान को वो पता था। तो ईरान ने, एक तो ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की दुनिया की बहुत बड़ी कामयाबी ईरान की ये रही। दूसरी एक बड़ी कामयाबी हुई कि ईरान ने न्यूक्लियर इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, उससे सारी दुनिया को आगाह कर दिया, भाई ये यहाँ पर ये चीजें मौजूद हैं, आपको पता नहीं, वो हम करके दिखा दें। आईएईए को बाकी को करना चाहिए था ये काम, ये ईरान ने करके दिखा दिया। उसके अलावा लेकिन ये भी दिखा दिया कि साहब, यूरोपीय ममालिक आप खुद शामिल हैं, बिला वजह ढोंग करते रहते हैं ईरान के बारे में, दिन आए दिन वो हंगामा करते रहते हैं कि वो साहब नहीं, मिलिट्री डायमेंशन है, फला है, तो दिखा दिन नहीं, ये तो आप छोड़ दीजिए, आप ये आपकी जो हिपोक्रेसी है, ये ढोंग है आपका, आप वहां पर एटम बम बना रहे हैं इजराइल के अंदर बैठे हुए, और दुनिया में खाली दूसरे ढकोसला करते रहते कि आप वो एनपीटी को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कई पहलुओं से। एक ईरान के लिए बड़ा अहम पहलू यही है कि उसको टारगेट्स अच्छी तरह से मिल गए हैं, अगर हिट करना रहेगा तो ईरान को पता रहेगा हमें कैसे हिट करना है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी बातें बताई, खासतौर पर खुफिया जो कामयाबी है वो बहुत ही गैर मामूली है। मैं एक वाकया याद दिला दूं अपने नाजरीन को चलते चलते। ये वाकया है 2010 का। ईरान की खुफिया एजेंसी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। एक टेररिस्ट रिंग लीडर था जो ओरिजिनली पाकिस्तानी था, ईरानी था, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक सीस्तान बलूचिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता था। वो एक दिन मिलता है काबुल में अमरीकी सीआईए के लोगों से। उसे कहा जाता है वो सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क में जाए, और वो दुबई से जब फ्लाई करता है तो अजीत कजाकिस्तान, जब वो दुबई से फ्लाई करता है तो हवाई जहाज बंदर अब्बास उतार लिया जाता है, बगैर एक गोली खर्च किए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जहाज को आगे बढ़ा दिया जाता है। यह बिल्कुल तकरीबन 007 किस्म की कहानी है जो दुनिया में कहीं उसको पब्लिसिटी नहीं मिली, लेकिन यह इतनी बड़ी कामयाबी है। अगर अमेरिका को ऐसी कामयाबी मिलती तो शायद दुनिया भर में उस पर फिल्में भी बन जाती। ईरान इस तरह से तैयारी कर रहा है, जिस तरह से आपने बताया, फौजी तैयारी, खुफिया तैयारी, ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। आने वाले वक्त में अगर जंग हुई तो ईरान जरूर ज्यादा बड़ी कामयाबियों के साथ उससे निपटेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी अंदर। कुछ कंक्लूड करते हुए आखिर में कोई एक दो जुमले में अगर कुछ कहना चाहें तो। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जब 12 रोजा जंग हुई तो उस दौरान ये कुछ जो एक्सपर्ट्स यहाँ ईरान में थे वो कह रहे थे कि भाई हमने ईरान की मिसाइल ताकत को देखा, उसने अपना काम किया, लेकिन बाकी जो फोर्सेस हैं उनकी ताकत हमें देखना भी बाकी है। तो वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनको तशफ़ी हो गई होगी कि जो इंटेलिजेंस ईरान की है उसने जो काम करके दिखाया है उससे जवाब, और उससे एक तरह से एक तशफ़ी हो गई होगी कि भाई हाँ, वो अपना काम भी अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब। मैं अपने नाजरीन से, दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चूंकि मैं तेहरान से ऐसे जानकार आदमी से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो बहुत ही गहराई से चीजों को देखता है, समझता है, स्टडी करता है और मुसलसल 25 साल से ईरान में है। वो जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही भरोसे के काबिल हैं। आप बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।